नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, कुछ वैसा ही सिमिलर जो है कॉन्सेप्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नॉट एग्जैक्टली द नंबर ऑफ लाइन ये बताता है, बट आपको एक हिंट दे सकता है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि फ्लक्स ज्यादा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से ज्यादा, और यदि फ्लक्स कम है तो इस पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज proportional to magnetic field lines passing through any area, समझ गए। इसका सिंबल जो है ये होता है phi b के बराबर। इसके बारे में बात करें, ये एक SI यूनिट जो है इसका SI यूनिट होता है वेबर, और वेबर होता है, या आप इसको कह सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट होता है। वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। यहां पे कन्वर्जन भी लिख सकते हैं दैट 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ऐसा यूनिट पता चल गया। अब इसके बारे में बात करें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। स्केलर को ऐड करने के लिए, इनफ्लक्स को ऐड करने के लिए आपको कोई स्पेशल अलजेब्रा की जरूरत नहीं होती है। तो स्केलर होता है, कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको निकालना जो है, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला एक काम करते हैं, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। जब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको समझाऊंगा उसके बाद हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ये आप देखिए। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया इसको। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास कोई भी एक रैंडम शेप का एरिया है, रैंडम शेप का सरफेस है। इस सरफेस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने लिया। इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है मैंने मान लिया, एरिया का मैग्नीट्यूड है ds के बराबर, और ये एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। मैंने मान लिया इसका वेक्टर जो है वो ds वेक्टर इस तरफ है। इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं b वेक्टर के बराबर। b वेक्टर इस छोटे से रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है b वेक्टर। इस b वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। तो इसका जो छोटा सा फ्लक्स इस एरिया से जो पास हो रहा है, ये d phi b का मतलब क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स
passing through एरिया ds, इस ds एरिया से पास होने वाला छोटा सा फ्लक्स जो है वो होता है b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। b वेक्टर डॉट ds वेक्टर के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं ये क्या है आपके पास, b ds cos थीटा के बराबर। यदि आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, d phi b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ b ds cos थीटा, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है टोटल फ्लक्स। इंटीग्रेट किया है पूरे सरफेस एरिया के लिए तो आपको मिलता है phi b थ्रू दैट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b ds cos थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी तरीके के सरफेस के लिए, किसी भी तरीके के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं आपको डायमेंशन के बारे में बताता हूं कि डायमेंशन इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा इज अ एंगल का कॉस थीटा जो है वो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो बेसिकली हमें फाई का डायमेंशन निकालने के लिए बी का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यदि पिछले पेज में जाऊं और यहां पे देखना चाहूं क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन, दैट इज ILB। तो B को लिख सकता हूं मैं F अपॉन IL लिख सकते हैं B को। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2 डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A, लेंथ का L, और यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे L2, तो एक L से एक L गया तो आपको मिलता है ML2 T-2 A-1। तो ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा फाई का मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये बात समझ में है आपको, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। ये जनरल फॉर्मूला है b ds cos थीटा का इंटीग्रल। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल चीज है आपके लिए। तो यहाँ पे स्पेशल केस देखेंगे इस फ्लक्स के लिए। स्पेशल केस ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड B is uniform in a region, यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी रीजन में कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, देन थ्रू अ प्लेन एरिया या थ्रू अ प्लेन सरफेस, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स will be phi b is equal to b dot s, या लिख सकते हैं सिंपली b s cos थीटा। बस करो cos थीटा b डॉट s हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या। तो यहां पे मैं आपको स्पेशल केस के बारे में बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेन सरफेस है कुछ इस तरीके से, और ये प्लेन सरफेस ऐसे रखा हुआ है। अब सामने से देखने पर आपको एक लाइन दिखने वाली है। आपको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखने वाली है। तो इस तरीके से लाइन मैंने यहाँ पे दिखाई है। लाइन क्या है, एक प्लेनर एरिया है बेसिकली ये, लेकिन सामने से देखने पर आपको एक लाइन की तरह दिखेगा। ऐसे ही इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। सामने से देखने पर आपको एक तिरछी लाइन दिखने वाली है। तो यहां पे देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है, अच्छा ये लाइन हट गई, ओके, तो ये दोबारा बना दो। ये ऐसे है बेटा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, ये एरिया का वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है उन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है। ऐसे ही इस दूसरे नंबर के डायग्राम में यदि हम देखें, ये पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम, इसमें एरिया वेक्टर जो है नीचे की तरफ है, तिरछा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरफ है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू कुछ है 0 से ज्यादा है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बी एस कॉस 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास b इंटू एस के बराबर। और यदि इसमें दूसरे केस में बात करूं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा के बराबर, तो 5v2 की जो वैल्यू है आपको मिलने वाली है बी एस कॉस थीटा के बराबर। ये दूसरे वाले केस में फ्लक्स है, ये पहले वाले केस में फ्लक्स है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन के हम तभी लगा सकते हैं जब आपके पास एरिया जो है वो प्लेनर हो, सरफेस हो वो प्लेन सरफेस हो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह यूनिफॉर्म हो, तो हम ये फॉर्मूला बिना इंटीग्रेशन वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो लॉ है ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स through that loop तो इसका मैथमेटिकल यदि मतलब देखना चाहें, सो टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि डी फाई बी बाई डी टी के बराबर, डी फाई बी बाई डी टी, और ये होता है किसके बराबर, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। यदि आप एवरेज ईएमएफ निकालना चाहें, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये एक इंस्टेंटेनियस है, किसी एक इंस्टेंट पे बातें हो रही हैं। यदि एवरेज की बात करें, एवरेज का यदि मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई वी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन फ्लक्स ये आ जाएगा आपके पास फाई टू माइनस फाई वन बाय डेल्टा टी। ये आपके पास एवरेज ईएमएफ की वैल्यू है, एवरेज। ठीक, अब यदि इस मैग्नीट्यूड को हटा दिया जाता है तो आपके पास रिजल्ट आता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। डी फाई बी बाय डी टी के बराबर आपको रिजल्ट मिलता है। ये माइनस साइन जो है यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और या फिर कहें कि करंट की जो डायरेक्शन है, यदि करंट उस सर्किट में, लूप में फ्लो हो रहा है, तो उसका जो पोलैरिटी है, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो सेंस ऑफ फ्लो है, उस बात को ये माइनस साइन दर्शा रहा है। और ये जो माइनस साइन है ये लेंज लॉ, हम जो इसके आगे पढ़ेंगे उस लेंज लॉ के अकॉर्डेंस में है। लेंज लॉ भी यही बात बताता है। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये बिना मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन हियर इज इंडिकेटिंग, माइनस साइन हियर इज इंडिकेटिंग the polarity of EMF, polarity of induced EMF, and this minus sign is in accordance with the Lenz law. यहां पे हम लिखेंगे and this minus sign is in accordance with Lenz law. अब उसके बाद इस फॉर्मूले का एक दूसरा रूप आता है, एक दूसरा फॉर्म आता है। यदि हमारे लूप में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इफ, यहां पे नोट करके लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स in the loop
इज n, तो उस केस में जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है माइनस ऑफ n टाइम्स डी फाई बी बाय डी टी के बराबर, माइनस ऑफ n डी फाई बी बाय डी टी के बराबर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये लॉ। एग्जाम्पल, आपके पास एक स्क्वायर लूप है, आपके पास क्या है, एक स्क्वायर लूप है लाइक दिस, स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप की जो डायमेंशन है वो आपको बता रखी है कि ये 10 सेंटीमीटर, इसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इस पूरे स्क्वायर लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है, यहां से वर्टिकल से 45 डिग्री या कहें हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही ये बनाएगा। लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस लूप। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मिली टेस्ला। 2 मिली टेस्ला के बराबर आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आपको बताना यह है कि इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस लूप से पास हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B डॉट S, यदि एक प्लेनर सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, शीट लाइक एरिया है, शीट लाइक सरफेस है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू अ प्लेन एरिया, अ प्लेन सरफेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B डॉट S, या लिख सकते हैं यहाँ पे BS cos थीटा, BS cos थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 2 मिली टेस्ला के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिली टेस्ला, 2 × 10⁻³ टेस्ला। एरिया की बात करें तो इसका स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। 100 × 10⁻⁴ विल बी द एरिया इन मीटर स्क्वायर। और यदि हम एंगल की बात करें, इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे cos 45 1/√2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाने वाला है। ठीक, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है इफ मैग्नेटिक फील्ड starts decreasing steadily यानी कि कांस्टेंट रेट से ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड becomes zero in 0.5 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पहले थी आपके पास 2 मिली टेस्ला और वो 0 के बराबर हो जाती है इन 0.5 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पे बात करेंगे, देखिए, क्योंकि यहां पे टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड है और जब भी आपको टाइम इंटरवल दिया जाता है इसका मतलब आपसे कोई एवरेज क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो इसका मतलब आप एवरेज ईएमएफ निकाल लेंगे। यहाँ पे एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, -ΔΦ/ΔT। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये आप रब कर देंगे, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, ΔΦ/ΔT।
अब बेटा यहां पे देखिए, पहले जो फ्लक्स था और बाद में जो फ्लक्स है उन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखना है, नीचे टाइम जो टोटल लगा है उसको लिखना है। तो फाइनल जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि टोटल फ्लक्स भी जीरो होगा, बिकॉज टोटल फ्लक्स इज बी डॉट एस। यदि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैं कह सकता हूं फाइनल फ्लक्स जो है वो जीरो के बराबर होने वाला है। ये हो गया आपके पास जीरो, माइनस इनिशियल फ्लक्स की बात करें, इनिशियल फ्लक्स हम निकाल ही चुके हैं। इनिशियल फ्लक्स ये है आपके पास 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/√2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो पुराना फ्लक्स हम निकाला है हमने पिछले पार्ट में वो यहां पे रख देंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम कितना लगा है 0.5 सेकेंड, 0.5 से यहां पे डिवाइड कर देंगे और पूरा का पूरा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, तो यहां पे आप मॉड भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा आंसर कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके चेंज होने से मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो यहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आपके पास एक स्क्वायर नहीं, इस बार आप ले लीजिए एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है लाइक दिस। सर्कुलर लूप, और इसका जो एरिया है वो एरिया है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये इस लूप का एरिया है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 100 के बराबर, 100 टर्न इसमें है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है दिस, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 2 टेस्ला के बराबर। 2 टेस्ला के बराबर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, क्वेश्चन में कहा है नाउ द लूप इज रोटेटेड about its axis as shown in figure, as shown in figure। ये आपके पास जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया जाता है 180 डिग्री से। ये आपके पास लूप है, इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, यहां मैंने लिखा अबाउट 180 डिग्री, देन इन 3 into 10⁻⁻1 seconds, then find magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF in the loop, आपको निकालना है कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कितना जनरेट होगा यदि इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है। आपके पास इस तरीके से लूप रखा हुआ है, आपने 180 डिग्री इसको घुमा दिया इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे घूम गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे देखना है कि वो चेंज हो रहा है कितने अमाउंट से, और उसको डिवाइड करना है ड्यूरेशन से, कितना ड्यूरेशन लगा है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम जानते हैं we know that जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है n d∅dt। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो फाइनाइट है, काफी ठीक ठाक है, 3 × 10⁻⁻1 सेकेंड यानी 0.3 सेकेंड। तो यहाँ पे हम एवरेज की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम n इसको ∆φ/Δt लिख देंगे, इसको आप n ∆φ/Δt लिखिए, n ∆φ/Δt, ये मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। ठीक बात, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ∆φ इज चेंज इन फ्लक्स, डिवाइड बाय ∆t इज टाइम इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में आगे
तो इस क्वेश्चन में आगे आप यहां देख सकते हैं कि इनिशियल सिचुएशन ये है और फाइनल सिचुएशन ये है। पहले एरिया वेक्टर मैंने मान लिया ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ था। अब यदि इस डिस्क को, इस लूप को 180 डिग्री घुमा देते हैं तो इस लूप का एरिया वेक्टर नीचे आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही रहेगा। तो ये फाइनल सिचुएशन है। तो मैं यहां पे फ्लक्स निकाल सकता हूं। इनिशियल सिचुएशन में जो फ्लक्स है फाई इनिशियल इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यदि एक प्लेनर एरिया से पास होता है, प्लेनर सरफेस से पास होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए के बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। सो बी ए कॉस 0 डिग्री यहां पे मैं लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं एंगल होता है 0 डिग्री। यहां पर जो वेक्टर्स हैं एंटी पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। यदि मैं फ्लक्स यहां पे देखना चाहूं तो फ्लक्स आपको मिलेगा यहां पे बी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। तो ये मिल जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए, और यहां पे आपको मिलेगा फाई फाइनल है, ये फाई इनिशियल की जो वैल्यू है वो है आपके पास बी ए के बराबर। यदि मैं यहां पे फॉर्मूला लगा देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं एन इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो आपको रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इन सब का मैग्नीट्यूड है दोस्तों। तो एन की वैल्यू आपको दे रखी है 100 के बराबर, 100 के बराबर है आपको नंबर ऑफ टर्न्स। फाई में चेंज देखना चाहें तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनका डिफरेंस आप निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2ba के बराबर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 100 इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 टेस्ला के बराबर, तो मिलेगा 2 टेस्ला इंटू एरिया, एरिया इज 1.2 इंटू 10⁻⁻²। आपके पास एरिया आ गया डिवाइड बाय डेल्टा टी इज 0.3 सेकंड। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक करंट कैरिंग लूप में यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो वहां पे कितना चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लोन थ्रू अ लूप। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है टोटल फ्लक्स। यदि उस लूप का रेजिस्टेंस आर के बराबर है तो उसमें करंट, यहां पे लिखूंगा इफ resistance of the loop, if resistance of loop is capital R, then current की जो वैल्यू होगी, current flowing will be equal to, आपको मिलेगा यहाँ पे E induced divided by resistance is equals to, आपको मिलेगा 1/R d phi बाय डी टी, डी फाई बाई डी टी। आपको मिल जाएगा यहाँ पे करंट की वैल्यू, और करंट हम जानते हैं क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है। चार्ज के फ्लो होने का रेट कहलाता है करंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1/R डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हुआ, आपके पास रिजल्ट मिला डी क्यू इज इक्वल टू 1/R डी फाई, और इसको आप डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से Q इज इक्वल टू Q फ्लोन। इसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 1/R इंटू डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इन दैट लूप, चार्ज फ्लोन इन दैट लूप। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चलते हैं।